हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है भाषा विज्ञान भाग 1। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम सिद्धांत एवं भाषा बोली से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या पहला, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस भाषाविद का मत है? ऑप्शन सी हेलन का। इसकी व्याख्या को देखते हैं। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। यह मत भाषाविद हेलन का है। ग्रियर्सन के अनुसार यही हिंदी एक भाषा जिसमें दो विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, यह भारत में सर्वत्र समझी जाती है। 1901 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी के पास ऐसा शब्दकोश और अभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है जो अंग्रेजी से किसी प्रकार कम नहीं। प्रश्न संख्या दूसरा, देवनागरी में अद्यापि जेड और एफ, जा और फा के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। किसी विद्वान का मत है? ऑप्शन बी मोनियर विलियम्स का। मोनियर विलियम्स का कथन है कि देवनागरी में अद्यापि जेड और एफ, जा और फा के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। उदय नारायण तिवारी के शब्दों में भाषा और लिखने की कला ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से पृथक करती है और जिसके सहारे वह निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। नागरी लिपि का पहला टाइप यूरोप में बना। सन 1667 ईस्वी में एथानासियस की रिचार की पुस्तक चाइना इलेक्ट्रेटा पहली पुस्तक है जिसमें नागरी लिपि छापी गई। नागरी टाइप बनाने के श्रेय चार्ल्स विकिंस और पंचानन कर्मकार को है। प्रश्न संख्या तीसरा, निम्नलिखित विकल्पों में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। ऑप्शन सी, एक मनई के दुई बेटवे रही। एक मनई के दुई बेटवे रही अवधि का सही उदाहरण है, जबकि अन्य सभी विकल्प असंगत हैं। प्रश्न संख्या चौथा, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत। प्राचीनतम भारतीय भाषा वैदिक संस्कृत है। भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम के दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला, प्राचीन आर्य भाषा, इसका दो खंड, वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका तीन खंड है। पहला पाली, जिसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। दूसरा है प्राकृत, जिसे द्वितीय प्राकृत कहते हैं, 21वीं से 500 ईस्वी तक। तीसरा अपभ्रंश, तृतीय प्राकृत, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और अंतिम है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, 1000 ईस्वी से अब तक। प्रश्न संख्या 5वां, हिंदुस्तान की एकता के लिए
हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। किस महापुरुष के मत है? ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। मत आचार्य विनोबा भावे का है। 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का पहला शिलालेख गुजरात नरेश जयभट्ट के 7वीं से 8वीं सदी के एक शिलालेख में मिलता है। भारत की संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान के 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को उसकी लिपि बनाई। प्रश्न संख्या 6 ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मथुरा। ब्रजभाषा केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित सबसे बड़ी बोली है। ब्रज बोली आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में विशुद्ध रूप से बोली जाती है, जबकि एटा, मैनपुरी, बंदौई, फिरोजाबाद, बरेली, गुड़गांव, ग्वालियर और भरतपुर में मिश्रित रूप से बोली जाती है। ब्रज का सर्वप्रथम प्रयोग बोली के अर्थ में अमीर खुसरो ने किया, परंतु डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा ब्रज भाषा शब्द का पहला प्रयोग भिखारी दास ने किया। साहित्य में 13वीं सदी से ब्रज भाषा का प्रयोग निरंतर होने लगा। प्रश्न संख्या 7 इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन ए नहीं आती, जबकि गुजराती, कोंकणी और संस्कृतियाँ देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। बांग्ला भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है। बांग्ला लिपि पूर्वनागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है, जिसे बांग्ला भाषा, असमिया या विष्णुप्रिया मणिपुरी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्वी नागरी लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि के साथ है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 8 नेपाली भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन बी देवनागरी। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। चित्र लिपि ऐसी लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला की बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भावचित्र इंडियोग्राम होते हैं। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी का अर्थ गुरुओं के मुख से निकली हुई। प्रश्न संख्या 9 ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? ऑप्शन ए इंडिया। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। मिनहाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, हिंदी आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10 खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? ऑप्शन बी पश्चिम उत्तर क्षेत्र। खरोष्ठी लिपि भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी। खरोष्ठी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए हैं। प्रश्न संख्या 11 पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है?
सौरसेनी अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं। सौरसेनी अपभ्रंश मध्यवर्ती की भाषा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। मगधी अपभ्रंश या पूर्वी अपभ्रंश, इसका आधुनिक भाषाएं बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। अर्धमगधी अपभ्रंश या मध्य पूर्व अपभ्रंश, आधुनिक भाषा पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश या दक्षिणी अपभ्रंश, आधुनिक भाषा मराठी। ब्रजचंद अपभ्रंश, आधुनिक भाषा सिंधी। पेचासी या पश्चिम उत्तरी अपभ्रंश के आधुनिक भाषा लहंदा, पंजाबी। प्रश्न संख्या 12। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। या कथन किसका है? ऑप्शन डी भोलानाथ तिवारी का। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, मगही, बुंदेली आदि। राष्ट्रीय भाषा किसी राष्ट्र की भाषा होती है, जबकि राजभाषा द्वारा सरकार तथा सरकारी कार्यालयों में कार्य किया जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं, जबकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली ब्रजभाषा नहीं है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। सौरसेनी अपभ्रंश, आधुनिक भाषाएं पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। बोलियां ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी या खड़ी बोली, पांगरू या हरियाणवी, मरवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। मगधी अपभ्रंश, आधुनिक भाषा बिहारी बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली। अर्धमगधी अपभ्रंश, आधुनिक भाषा पूर्वी हिंदी बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। फारसी नहीं है, जबकि इब्रानी, हबशी और अरबी है। फारसी सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। यूरोपीय भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रमुख भाषा परिवार है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं पहला संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा अपभ्रंश, पाँचवा हिंदी, छठा बंगाली, सातवां फारसी, आठवां ग्रीक, नौवां लैटिन, 10वां अंग्रेजी, 11वां रूसी, 12वां जर्मन, 13वां पुर्तगाली, 14वां इतालवी आदि है। प्रश्न संख्या 15। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। राष्ट्रपति का आदेश 1955 ईस्वी। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959 ईस्वी। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी। संकल्प 1968 ईस्वी। ऑप्शन डी। सूची 1 और 2 का सही सुमेल। राष्ट्रपति का आदेश 1955 ईस्वी।
संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959 ईस्वी, राजभाषा अधिनियम 1963, संकल्प 1968 ईस्वी। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बाल गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग न कि सदस्य थे। संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में दिया। राजभाषा अधिनियम 1963 उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजन, संसद में कार्य के व्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों के कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। संकल्प 1968 ईस्वी, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसारण, वृद्धि करना और उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। सूची 1 और 2, सूची 1 उच्चारण और सूची 2 वर्णीय। दंत्य, होष्टे, पा, दंत्य, ता, कंठे, गा, तालव्य, चा। ऑप्शन बी। उच्चारण स्थान वर्ण, होष्टे पा, दंत्य ता, कंठे गा, तालव्य चा। प्रश्न संख्या 17, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम। सही अनुक्रम: पहला सौरसेनी, दूसरा नागर अपभ्रंश, तीसरा पश्चिमी हिंदी और चौथा वर्तमान हिंदी। ऑप्शन ए। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही अनुक्रम निम्नलिखित है। पहला सौरसेनी, दूसरा नागर अपभ्रंश, तीसरा पश्चिमी हिंदी, चौथा वर्तमान हिंदी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का अनुक्रम: पहला प्राचीन संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत, तीसरा पहली प्राकृत, चौथा दूसरी प्राकृत या पाली, पांचवा सौरसेनी, छठा अर्धमगधी, सातवां मगधी, आठवां नागर अपभ्रंश, नौवां अर्धमगधी अपभ्रंश, 10वां पश्चिमी हिंदी, 11वां पूर्वी हिंदी और 12वां वर्तमान हिंदी। प्रश्न संख्या 18, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? ऑप्शन सी, शिक्षा। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप में अवहट नाम दिया गया। 11वीं से लेकर 14वीं सदी के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट कहा। विद्यापति की कीर्ति लता कीर्ति पताका तथा अब्दुल रहमान की संदेश राष्ट्र की भाषा अवहट है। प्रश्न संख्या 19, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन डी, अवहट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट है। इनका विकास क्रम इस प्रकार है: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। प्रश्न संख्या 20, राहुल संस्कृतिया ने खड़ी बोली को नाम दिया है। ऑप्शन सी, कौरवी।
राहुल संस्कृतियाँ ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया। हिंदी के प्रमुख बोलियाँ के नामकरणकर्ता निम्न है: ब्रज बोली, ईश्वर चंद्र गुप्त, डिंगल बोली पाकीदास, बिहारी बोली ग्रियर्सन, भोजपुरी बोली रेमंड। प्रश्न संख्या 21। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, जबकि बघेली पूर्वी हिंदी, अवधी पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोली बुंदेली नहीं, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां हैं कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी आदि। प्रश्न संख्या 22। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमगधी से। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमगधी से हुआ है। पूर्वी हिंदी विकास के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं: पहला अवधी, दूसरा बघेली, तीसरा छत्तीसगढ़ी। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियां हैं: पहला कौरवी, दूसरा हरियाणवी, तीसरा बुंदेली, चौथा कन्नौजी और पांचवा ब्रजभाषा है। मगधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख बोलियां मगही, मैथिली और भोजपुरी। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। इसके अंतर्गत कुमाऊनी तथा गढ़वाली बोलियां आती है। प्रश्न संख्या 23। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, या संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 में। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह उल्लिखित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी एक भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्रश्न संख्या 24। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए शौरसेनी। खड़ी बोली हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश उपभाषा बोली शौरसेनी अपभ्रंश उपभाषा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोली कौरवी, जिसे खड़ी बोली कहते हैं, हरियाणवी जिसे बांगुर कहते हैं, दक्षिणी ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी और राजस्थानी हिंदी में मरवाड़ी, जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं, मेवाती और मालवी। खस अपभ्रंश की उपभाषा पहाड़ी हिंदी, इसकी बोली कुमाऊनी और गढ़वाली। अर्धमगधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी, बोली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मगधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी हिंदी, बोली भोजपुरी, मगही, मैथिली। 85 अपभ्रंश बोली पंजाबी, लहंदा। प्रश्न संख्या 25। पाली से प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन 3 शाखाओं में हुआ है? ऑप्शन ए शौरसेनी, मगधी, महाराष्ट्री। पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास शौरसेनी, मगधी, महाराष्ट्री तीनों शाखाओं में हुआ।
भारतीय आर्य भाषाओं के कालक्रम को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तीसरा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई। पहला, पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। दूसरा, प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तीसरा, अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उत्तर भारत में अपभ्रंश के साथ क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे, जिनमें से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ। पहला, शौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। दूसरा, पेचासी अपभ्रंश में पंजाबी, लहंदा। तीसरा, ब्रह्मचंद अपभ्रंश में सिंधी। चौथा, खस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी। पांचवा, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी। छठा, अर्धमगधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी। सातवां, मगधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। प्राकृत भाषा में 5 प्रमुख भेद थे: शौरसेनी प्राकृत, पेचासी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमगधी प्राकृत, मगधी प्राकृत। प्रश्न संख्या 26, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है। ऑप्शन बी 45। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह 45 है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से 4 से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी में लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कुल 52 अक्षर हैं, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन। देवनागरी लिपि एक अक्षरिक लिपि है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी की पहचान एक क्षैतिज रेखा से है, जिसे शिरोरेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 27, खड़ी बोली का एक नाम यह भी है। ऑप्शन बी कौरवी। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी भी है। यह नाम राहुल संस्कृतियन का दिया है। खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। हरियाणवी, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 28, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र। ऑप्शन डी अयोध्या या अवध। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र अयोध्या या अवध है। इसी क्षेत्र विशेष के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अर्धमगधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। प्रश्न संख्या 29, देवनागरी लिपि को खालिस्तान भी कहा जाता है। लोकनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी को प्रायः नागरी, नगर, देवनागर भी कहा जाता है। नागरी लिपि को लोकनागरी नाम देने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे को है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4 से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं से 8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ है।
प्रश्न संख्या 30। विभाषा का क्षेत्र खाली स्थान से अधिक विस्तृत होता है, बोली का। विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक तथा बोली से अधिक विस्तृत होता है। एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल, साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं। इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।